सो नया चैप्टर शुरू करते हैं, सेकंड बुक। ओके, और चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। ओके, सबसे पहले तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मतलब हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जिससे पता चले कि वो चीज क्या है, कैसी है, वो सब चीजें। जैसे बोले ना कि भाई निर्भय कैसा है, अगर कोई पूछे तो फिर तुम लोग क्या बोलोगे? हाँ, वो क्लास में जा रहा है, वो कभी कभी कैप पहनता है, उसके पास ये गाड़ी है, उसके पास वो फोन है। ये सब कुछ भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक, एक्चुअली तो वो सब उसका पोजीशन है, लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई कि वो थोड़ा ऐसे बोलता है, ऐसी हाइट है, लाइक दैट। कोई भी स्टूडेंट का, कोई भी ह्यूमन बीइंग का, या वॉट एवर ऑब्जेक्ट का, तो जिससे पता चले, तो उससे पता चल जाएगा हमें कि वो कैसा है, क्या है। तो वो क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज और से कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, मतलब थ्री फेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अभी हम लिक्विड और गैस की बात करने वाले नहीं है। ये चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हम सॉलिड की ही बात करने वाले हैं। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, तो ये तो हमें पता ही है ना सर, सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज, कि भाई उनका जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है। ओके, उनका मास होता है, उनको कंप्रेस जनरली नहीं किया जा सकता है। वो जो हम बचपन में पढ़ते थे, सॉलिड्स की प्रॉपर्टी, सॉलिड, लिक्विड, गैस की, तो वो प्रॉपर्टी तो है ही, लेकिन उसके डिटेल्ड में अभी हम और थोड़ा डिस्कस करेंगे। और दूसरा चैप्टर का नाम में आगे है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो प्रॉपर्टीज को भी बाइफरकेट कर देते हैं हम। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, वैसे ही सपोज केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती है। ओके, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में जनरली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी वही होगी। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात नहीं करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर सॉलिड का वो से केमिस्ट्री, अभी हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया, तो यहाँ पर कितनी हीट जा रही है, आ रही है, या एंट्रोपी कितनी है, एंथैल्पी कितनी है, ओके, गिब्स फ्री एनर्जी कितनी है, वो सब बातें नहीं करेंगे। वो सब भी प्रॉपर्टीज ही है, क्वांटिटीज ही है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज है। ओके, हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं। ओके, सो वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? से डेंसिटी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, मास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। ओके, प्रेशर, टेम्परेचर को भी हम दोनों में ले सकते हैं, मैकेनिकल में भी और केमिकल में भी। तो वैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, तो हम कौन सी बात करने वाले हैं? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। फिर स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेन आएगा। ओके, और फिर हम हुक्स लॉ देखने वाले हैं। ओके, यंग्स मॉड्यूलस देखने वाले हैं, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन। तो ये सब नाम पहली बार आएंगे तुम्हें। क्यों? क्योंकि इससे पहले हम ये सब चीजें पढ़े नहीं है। डेंसिटी पढ़ा हुआ है, मास पढ़ा हुआ है, प्रेशर, टेम्परेचर पढ़ा हुआ है, लेकिन ये स्ट्रेस क्या होता है, ये स्ट्रेन क्या होता है, और से इलास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी क्या है, ये सब नई प्रॉपर्टीज है। इजी ही है, लेकिन हम समझेंगे, क्योंकि अभी हमने समझा नहीं है, तो हम समझेंगे। इंट्रोडक्टरी जैसा ही है ये क्लास, मतलब ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, वो तो बहुत डिटेल्ड है, लेकिन जो 11th-12th के सिलेबस में है वो बहुत ही बेसिक रखा हुआ है। ओके, दैट वी आर गोइंग टू सी। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हमारे चैप्टर का नाम है, और उसमें पहला कंसेप्ट अगर हम पढ़े तो वो है रिजिड बॉडी। क्या लग रहा है रिजिड बॉडी क्या होगा? ये वर्ड तो हमने पहले भी यूज किया गया है। तो रिजिड बॉडी मतलब क्या? बॉडी जो भी पार्टिकल से बनी हुई है, अगर हम बॉडी के ऊपर फोर्स लगाए तो पार्टिकल्स जैसे थे वैसे ही रहेंगे, उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। अगर हम कोई भी फोर्स लगाए तो जो पार्टिकल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट है उनके बीच का डिस्टेंस ना बढ़ेगा और ना ही कम होगा, जितना है उतना ही रहेगा। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो वो जो कंबाइन होके पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, मतलब उसकी साइज, उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट, थिकनेस बोलो तो थिकनेस, और से उसका शेप, ओके, जैसा है वैसा ही रहेगा। उसका शेप भी जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर ये सारी कैटेगरी में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो ऑब्जेक्ट को हम, और वो बॉडी को हम, ऑब्जेक्ट मतलब बॉडी, वो बॉडी को हम बोलेंगे क्या? रिजिड बॉडी। सिंपल है। ओके, तो रिजिड बॉडी मतलब क्या? इन शॉर्ट, अगर फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट का, बॉडी का शेप, साइज और से सिंपली डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स चेंज ना हो, तो वो बॉडी को हम रिजिड बॉडी बोलेंगे।
और ऐसी बॉडी कौन सी है? तो कोई नहीं। एक्चुअली 100% रिजिड बॉडी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन में क्या बोला, ऐसी बॉडी जिसके ऊपर फोर्स लगाने से उसका शेप, साइज और से वो जो पार्टिकल से बनी हुई है वो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज ना हो, वैसी बॉडी। तो वैसी बॉडी पॉसिबल है ही ना, क्या नहीं है। ये दीवार है, मैं दीवार पर ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, तो उसके पार्टिकल्स तो जैसे है वैसे ही है, उसकी साइज भी जैसी ही वैसी है, शेप भी जैसा है वैसा ही है। तो मैंने तो फोर्स लगाया, चेंज नहीं हुआ, तो क्या मैं दीवार को रिजिड बॉडी बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता? वॉल को हम रिजिड बॉडी बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? जनरल केस में हम बोलते ही तो है रिजिड है, रिजिड होता है और एक फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मतलब नहीं बोलते ये कैसा ढीठ टाइप का आदमी है मतलब रिजिड। ओके, वो ढीठ टाइप मतलब क्या? रिजिड मतलब क्या? थोड़ा भी एडजस्टेबल नहीं है, थोड़ा भी फ्लेक्सिबल नहीं है। और जो फ्लेक्सिबल आदमी है तो क्या थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाएगा, मतलब प्लस और माइनस सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा वैसा। और रिजिड मतलब ऐसे सीधे वाले नहीं बोलते, सीधे पेड़ जल्दी कटते हैं ओके मुड़ते नहीं है, जो अपने रूल्स रेगुलेशंस इतने सीधे रखे हुए हैं वो मुड़ते ही नहीं है। तो एक मेरे ही प्रोफेसर थे बिट्स में, उनकी कैबिन में पढ़ा था, तो मैंने बोला सर वो कोट ही वैसा था कि जो सीधे पेड़ हो एकदम स्ट्रेट, ओके, वो सबसे पहले कटते हैं। तो उसका मीनिंग ये हुआ कि सीधे होना गलती है सीधे ना हो, ओके, होता ही है ना। अगर तुम बहुत ही ज्यादा सही हो तो कोई छेड़ने वाले होंगे ना, पहले उसको छेड़ेंगे। बदमाश को कोई नहीं छेड़ता, क्यों? उसे पता है कि ये मारेगा, या वो हमसे भी बड़ा बदमाश है, उसको पता है, तो सीधे को ही छेड़ते हैं। तो मतलब सीधा होना गलती है, ये मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो सर ने बहुत बड़ा लेक्चर दिया था। वो बहुत बढ़िया लेक्चर था, अभी मैं दूंगा तो हमारा ये टॉपिक रह जाएगा, बट कभी हम डिस्कस करेंगे। गलती नहीं है, इन शॉर्ट सीधे रहो, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन कोई टेढ़ा बने तो टेढ़े बनो, ओके, जैसे कृष्ण भगवान नहीं है वैसे, ओके। वो टाइम के हिसाब से हमें अपने आइडल्स और से हम सब कुछ एक ही है, लेकिन गॉड का भी नेचर देखो, गॉड के भी अवतार्स देखो, ओके। एक युग में राम है तो एक युग में कृष्ण भी है, ओके। तो राम मतलब सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं, एक बार बोल दिया तो बोल दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम। और कृष्ण जी वचन दिया ना, मैंने दिया था ना, मैं ही तोड़ूंगा तू चीटर है, मैं तेरे से बड़ा चीटर हूं, लाइक दैट, ओके। सो टाइम के हिसाब से हमें भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। फिर हम एक ही चीज पकड़ के बैठे रहेंगे तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि टाइम चेंज हुआ है ना, तो टाइम के रिस्पेक्ट में सब कुछ चेंज हो जाता है, ओके। सो कभी हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम ये रिजिड बॉडी की बात करते हैं, तो आते हैं वापस वही क्वेश्चन पे, क्या ये वॉल रिजिड बॉडी नहीं है? तो जनरल केस में तो हाँ रिजिड बॉडी है, लेकिन बाय द डेफिनेशन मैंने क्या बोला, फोर्स लगाने से उसके पार्टिकल्स के डिस्टेंस चेंज ना हो या फिर उसका शेप साइज चेंज ना। सर कहाँ हुआ? नहीं हुआ। हाँ ठीक है, मैंने फोर्स लगाया, नहीं हुआ। मैं हाथी लेके आता हूं तो गिर जाएगी मैं बुलडोजर लेके आता हूं तो गिर जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन कितना फोर्स लगा रहे हो, ओके। सो एक्चुअल केस में 100% रिजिड बॉडी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि फोर्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ओके। तुम कितना भी बोलो कि ये रिजिड बॉडी है, लेकिन रिजिड से भी ज्यादा पावरफुल फोर्स आ ही जाता है नेचर में, ओके, जो रिजिड को भी तोड़ देगा। नहीं, हम कितने सारे लोग होते हैं, हम किसी को अपोज नहीं कर रहे हैं, बट दे डोंट बिलीव इन गॉड, लेकिन लास्ट में आते आते दे विल बिलीव इन गॉड। क्यों? ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि बुरा होता है, इट्स नॉट अबाउट कि उल्टा हो, नहीं, अच्छे एक्सपीरियंस भी होते हैं, ओके, जिससे पता चले कि नहीं देयर इज, ओके, लाइक दैट। वो सेंटेंस था ना, गॉड इज नोवेयर गॉड इज नोवेयर, भगवान कहीं नहीं है, ऐसे बोले वो गॉड इज नोवेयर नहीं, इकट्ठा करो गॉड इज नाउ हियर, ऐसे, ओके। सो वैसी चीज है। सो रिजिड बॉडी एक्चुअल में तो नहीं है, ओके, बट हाँ, हम अगर लिमिटेड अमाउंट ऑफ फोर्स लगाए तो हम कई ऑब्जेक्ट को रिजिड बॉडी की कैटेगरी में रख सकते हैं, जैसे कि डायमंड, ओके, जैसे कि एक मटेरियल होता है जिसका नाम है कार्बोरंडम,
ओके, तो इन लोगों को हम रख सकते हैं रिजिड बॉडी की कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि डायमंड भी है, कितना भी फोर्स लगाओ, देखो अभी जैसे कि डायमंड तो एज अ कटर यूज होता है, मतलब हार्डेस्ट चीज हो ना उसको भी तुम्हें काटना हो ना, तो हार्डेस्ट से भी हार्डेस्ट क्या है? अपना डायमंड। नहीं बोलते हम डायमंड हमारा हार्डेस्ट मटेरियल है ऐसे, तो दैट मीन्स कि डायमंड कभी कटेगा ही नहीं। अरे ऐसा होता तो फिर डायमंड के नेकलेस कैसे बनते? ओके, डायमंड की ईयर रिंग्स एंड ऑल सब कुछ कैसे बनता अगर वो कट ही नहीं सकता? तो वो भी कट सकता है, बट एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए। ओके, तब तो अगर लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड फोर्स की बात करें तो हम इन लोगों को, डायमंड एंड कार्बोरंडम को, रिजिड बॉडी की कैटेगरी में रख सकते हैं। अंडरस्टूड? ओके, तो वैसे आइडियल केस में तो हाइपोथेटिकल है रिजिड बॉडी, बट हाँ अगर हम फिजिक्स में स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, सो देयर आर रिजिड बॉडीज, देयर आर से फ्लेक्सिबल बॉडीज। ओके, अंडरस्टूड? तो ये पहला टॉपिक था हमारा, क्या? रिजिड बॉडी, मतलब कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ फोर्स जो बॉडी के ऊपर लगाया जाए तो उनका शेप और साइज चेंज होगा नहीं। डन? ओके, सिंपल था। तो जैसे कि हम ले कोई चीज, रबर, कौन सा रबर? वो इरेजर। ओके, तो उसको हम रिजिड बॉडी में रखेंगे या नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे, ऑब्वियस है। क्यों? वो तो शेप और साइज चेंज हो जाए ना, तो उनका हाथ से तोड़ दोगे, टुकड़े कर दोगे। ओके, तो वो तो टुकड़े हो गए, मतलब उसका शेप और साइज चेंज हो गया, तुमने फोर्स लगाया तो नॉर्मल फोर्स ही लगाया ना, तुमने ट्रैक्टर लेके थोड़ी आए हो, हाथ से ही लगाया और वो टूट गया। डन? तो वो रिजिड बॉडी में नहीं आएगा, लाइक दैट। ओके, तो ये पहला कंसेप्ट था रिजिड बॉडी। ओके, तो नाम याद रखना, 1 मार्क में पूछा जा सकता है, डायमंड एंड कार्बोरंडम कम इन दिस कैटेगरी। ओके, तो ये पहला था रिजिड बॉडी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, छोटी वीडियो बनाते हैं।